गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे क्या, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों हमने काफ़ी सारे बातें इसमें हमने कर ली थी और मुझे लगता है कि हम लास्ट टाइम करोजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो होता क्या है बच्चों कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं करोजन और रस्टिंग को लेके। तो देखिए बच्चों, करोजन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीडेशन की वजह से, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की वजह से डिग्रेड होता है, ख़राब होता है, तो उसको बोलते हैं करोजन। चाहे वो कोई भी मेटल हो, मतलब कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की वजह से या ऑक्सीडेशन की वजह से डिग्रेड होता हो, ख़राब होता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम करोजन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है करोजन, तो लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखेंगे। क्या होता है करोजन बच्चों, लिखिए। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एक्सेट्रा present in the atmosphere is called corrosion and example rusting of iron। क्या, दोबारा एक बार। The process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases etc. present in atmosphere is called corrosion। मतलब क्या हुआ बच्चों कि होता क्या है, मेटल्स का उनके अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में चेंज होना, जैसे कि फेरस का क्या आते हैं, आयरन का आयरन ऑक्साइड में चेंज होना, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में चेंज होना, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड में चेंज होना, सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड में चेंज होना। मतलब किसी भी मेटल का उसके अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में चेंज होना। क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, पानी से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, गैस से रिएक्ट कर रहा है। इन सब रिएक्शन की वजह से किसी भी मेटल का उसके अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कोरोजन। इसका मतलब हुआ बच्चों कि किसी भी मेटल का किसी के साथ रिएक्शन करके खराब होना क्या कहलाता है? कोरोजन। मतलब कि जब क्या होता है कि जब कोई भी मेटल पानी, हवा, एसिड, क्या आते हैं आपका ऑक्सीजन, किसी वजह से जब इन सब चीज़ों से रिएक्शन में ख़राब होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कोरोजन। यानी कि आप सिंपल से कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी भी चीज़ से अगर रिएक्ट करके मेटल ख़राब हो रहा है तो उसे बोलेंगे कोरोजन। अब देखिए बच्चों, चूँकि हम यहाँ पे बात हम ऑक्सीडेशन की, देखिए ये कोरोजन क्यों आया था, ये कोरोजन टर्म इस वजह से इस चैप्टर में आया है क्योंकि हम एक चीज़ पढ़ रहे थे, क्या? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कोरोजन का एक पार्ट है। ऑक्सीडेशन का मतलब जब कोई भी मेटल, ज़्यादातर मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। कि मतलब किसी में ऑक्सीजन जोड़ देना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो हुआ क्या बच्चों की एक बात समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा कि मेटल जब, अब चूँकि यहाँ पे हम बात ऑक्सीडेशन से कर रहे हैं तो इसीलिए हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ऑक्सीजन। हालांकि बाकी भी इफ़ेक्ट डालते हैं, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे बार बार ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हमारे लिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब बच्चों क्या हुआ कि किसी भी मेटल का
ऑक्सीजन, वाटर, एसिड या गैस से रिएक्ट करने की वजह से खराब हो जाना क्या कहलाता है? कोरोजन। जैसे एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या कहलाता है बच्चों? कोरोजन। ये बात मुझे लगता है क्लियर हुई, ठीक है। तो कोरोजन आप कह सकते हैं कि कोरोजन आपके ऑक्सीडेशन का एक डेली लाइफ एग्जांपल है, मतलब एक ऐसा एग्जांपल है जो आप आम जनजीवन में क्या होता है आपको देखने को मिलता है। ये बात क्लियर है? चलिए, अब अगला है बच्चों रस्टिंग। अब देखिए बच्चों, जो रस्टिंग है वो कोरोजन का पार्ट है। कई बच्चे कहते हैं देखिए रस्टिंग ही कोरोजन, हाँ आप कह सकते हैं कि रस्टिंग ही कोरोजन है, लेकिन कोरोजन ही रस्टिंग है ऐसा नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि रस्टिंग कोरोजन है, लेकिन कोरोजन रस्टिंग है ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब कोरोजन एक बड़ा पार्ट है, रस्टिंग एक छोटा पार्ट है, मतलब रस्टिंग कोरोजन के अंदर आता है। कोरोजन सभी मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। जो कोरोजन वर्ड होता है वो आप किसी भी मेटल के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। वो सिल्वर का सल्फाइड में चेंज होना, सिल्वर सल्फाइड में चेंज होना, वो भी कोरोजन है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में चेंज होना, वो भी कोरोजन है। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, वो भी कोरोजन है। आयरन का आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, वो भी कोरोजन है। चूँकि रस्टिंग एक बहुत ही आम प्रक्रिया है, एक आम कह सकते हैं एक्टिविटी है, जो हमेशा हम बहुत सिंपली हम अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी होंगे, कैसे भी घर में रहते होंगे, आयरन जरूर होगा, और अगर आयरन है तो रस्टिंग जरूर होगी। तो इसी से हम रस्टिंग को अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि रस्टिंग एक बहुत कॉमन डेली लाइफ एग्जाम्पल है। तो याद रखिए बच्चों कि आप ये नहीं कहेंगे कि रस्टिंग का मतलब कोरोजन का मतलब रस्टिंग होता है, ठीक है। रस्टिंग कोरोजन का एक एग्जाम्पल है या उसके अंदर आने वाला एक एक्टिविटी है। ये बात क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं रस्टिंग। और याद रखिएगा रस्टिंग हम केवल आयरन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉपर के खराब होने को रस्टिंग नहीं बोल सकते, आप एल्युमिनियम को खराब होने को रस्टिंग नहीं बोल सकते, आप सिल्वर के खराब होने को रस्टिंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। रस्टिंग का टर्म कब इस्तेमाल करेंगे? केवल और केवल आयरन के लिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे? रस्टिंग लिखेंगे। आइए पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए रस्टिंग का मतलब इसको नोट कर लीजिए। रस्टिंग होता है क्या? आयरन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट। आप देखे होंगे कि अगर आपके घरों में लोहे का जंगला होगा, लोहे का गेट होगा, लोहे के पाइप्स होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी। आप देखते होंगे बच्चों कि जब वो बहुत समय तक बाहर हवा या पानी कांटेक्ट में रहता है तो उसके ऊपर एक लाल रंग की पपड़ी जम जाती है, वही रस्टिंग है। सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा है? आयरन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट। जब आयरन जो है, जब वो ऑक्सीजन और पानी या जिसको आप मॉइस्चर बोलते हैं, जब आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लाल रंग की परत जम जाती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो एक लाल रंग की एक पपड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? रस्ट। अब रस्ट क्या होता है देखेंगे बच्चों, समझेंगे। सपोज करिए Fe कहीं रखा हुआ है आयरन, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। देखिए बच्चों, जैसे कि Fe क्या हुआ है, कहीं रखा हुआ है, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। 4Fe किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रखा है? गैसेस फॉर्म में।
और H2O किस फॉर्म में रखा है, लिक्विड फॉर्म में। तो देखिए आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, और पानी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे आयरन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, एटमॉस्फेयर में जो गैस मिलता है कहीं ऑक्सीजन देना नहीं पड़ रहा है, आयरन जो है एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेता है। तो देखिए ये Fe है सॉलिड, ऑक्सीजन है गैस, और पानी है लिक्विड। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर, या फिर कहीं से उसको अलग से पानी मिल रहा है तो अलग बात है, ये ले रहा है। तो आयरन क्या है यहाँ पे अभी प्योर फॉर्म में है, अपने सिंपल फॉर्म में है। वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और किससे रिएक्ट हुआ, H2O के साथ, और क्या बनाया, Fe2O3 इंटू XH2O। इसी को रस्ट बोलते हैं, या इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, मतलब रस्ट का केमिकल या क्या कहते हैं प्रॉपर नेम क्या है, केमिस्ट्री में क्या नाम है इसका, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। तो देखिए 4Fe + 3O2 + H2O, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या है 2Fe2O3 इंटू XH2O। देखिए अब यहाँ पर आयरन अपने अकेले फॉर्म में नहीं है, यहाँ आयरन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और पानी के साथ भी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो मतलब वहाँ पर रिडक्शन ऑटोमेटिक हो रहा होगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि जब कहीं किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये बात क्लियर है। तो देखिए बच्चों जब आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो एक रेड सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं क्या, रस्ट। और रस्ट क्या होता है, जब Fe ऑक्सीजन और H2O के साथ क्या बनाता है, 2Fe2O3 इंटू XH2O, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। देखिए बच्चों कुछ भी मत करिएगा, आप ये बस याद कर लीजिए FeO2 और H2O। क्या याद कर लीजिए, FeO2 और H2O। और याद रहेगा आयरन जो है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तभी रस्टिंग होती है। पानी क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी क्या होती है, रस्टिंग होती है। और क्या करिए आप FeO और H2O लिख लीजिए, ठीक है, FeH2O लिख लीजिए। अब क्या करिए, देखिए बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि फेरिक का मतलब होता है, कहीं पर भी लास्ट में अगर इक आता है तो उसका मतलब +3 है, और कहीं भी अगर लास्ट में अस आता है उसका मतलब +2 है। देखिए फेरिक का मतलब याद करिए एक तीन याद, ऐसे याद, 1 3 याद कर लीजिए, 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक मतलब 3। अगर कहीं भी लास्ट में इक आ रहा है मतलब +3 होता है, और कहीं भी लास्ट में अस आ रहा है मतलब +2 होता है। ठीक है, अस मतलब 2 अस 2, ठीक है, और 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 अस 2 अस 2। तो जब इक आएगा 1 2 3 मतलब इक का मतलब जो वहाँ पे चार्ज होगा वो +3 होगा, मतलब यहाँ पर जो Fe का जो चार्ज है वो +3 है। यहाँ पे जो Fe का चार्ज है वो +3 है। या आप कैसा करिए सिंपली याद, वो बहुत टिपिकल हो जाएगा, आप इसको ऐसा ही याद कर लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए ईजी है। अभी आपके सिलेबस में रिएक्शंस कम हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको याद करना आसान है। 4Fe + 3O2 + H2O, 4 से स्टार्ट की 4Fe 3O2 और 1 H2O। 4Fe 3O2 1 H2O क्या बनाएगा, 2Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ बच्चों X का मतलब है कि पानी के कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पानी के मतलब जितना ज़्यादा पानी मिलेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो ये क्या होगा 4Fe + 3O2 + H2O क्या बनाएगा 2Fe2O3 इंटू XH2O। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को क्या नाम देते हैं हम, रस्ट। ये बात क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। और ये क्या है बच्चों, एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिख लीजिएगा रस्टिंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, या लिख लीजिएगा रस्टिंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इस बात को यहाँ पर लिख लीजिएगा।
अब देखेंगे बच्चों, अब क्रोजन और रस्टिंग मुझे लगता है आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। तो रस्टिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, या क्रोजन का मतलब क्या होता है? क्रोजन का मतलब होता है कि जब कोई भी मेटल एसिड से, वाटर से, ऑक्सीजन से, गैस से रिएक्ट करके जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोजन। और रस्टिंग उस क्रोजन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और रस्टिंग का मतलब होता है कि जब आपका आयरन जब ऑक्सीजन और H2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एक लाल रंग का सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, या उसी को बोलते हैं क्या? रस्ट। ठीक है, तो क्या होगा? 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O, 4Fe 3O2 और H2O, एक H2O क्या बनाएगा? 2Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? रस्ट। तो मतलब कि जब आयरन को जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलेगा तो क्या बनाएगा? एक रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये बात क्लियर है? चलिए अब देखिए बच्चों, अब ये मुझे लगता है क्लियर हो गया। तो अब बच्चों हम अब अगर रस्ट हो रहा है या कोई मैटर, अब सपोज करिए कि आपने क्या किया कि जो है आपने क्या किया कि लोहे के पार्ट्स जो है कहाँ लगते हैं? नाव में लगते हैं, लोहे के पार्ट्स प्रोटेक्शन में लगते हैं, दीवारों में लगते हैं, घरों में लगते हैं। तो अब बच्चों अगर ऐसे ही लगे ख़राब होने अगर लोहा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर रस्ट लगेगा तो कमज़ोर होगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या करेगा? डैमेज करेगा। उसी तरह क्या होता है, सपोज़ करिए हम कॉपर का इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं, हम सिल्वर का इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं। तो क्या होगा बच्चों कि अगर मेटल्स को ख़राब होने लगेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे शिप किसके बनते हैं? लोहे के। तो अगर मेटल में रस्ट लगातार लगने लगे, क्योंकि भाई शिप तो पानी में ही रहेगी, मतलब उसको ऑक्सीजन और पानी तो भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो इसका मतलब कि शिप जल्दी ख़राब हो जाएगा। मतलब पता चला कि आप आज शिप बना और पता चला कि साल भर बाद ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत महंगा होता है। जैसे आपने गेट लगवाया, पता चला कि गेट लगवाया और 6 महीने में ख़राब हो गया, या 1 साल में ख़राब, या 2 साल में ख़राब हो गया। तो क्या हुआ बच्चों कि अगर मेटल, उसी तरह आपने सपोज कॉपर का बर्तन खरीदा है आपने, ठीक है, तो कॉपर का बर्तन खरीदा और पता चला कि वो कुछ ही समय में डिग्रेड हो गया, ख़राब हो गया। तो होता क्या है बच्चों कि मेटल्स अगर कोरोड होंगे, या अगर हम उन्हें कोरोजन से नहीं बचाएंगे तो बच्चों होगा क्या कि हमें नुकसान होगा। आपको पता ही है कि जब आप अभी आगे मेटलर्जी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितना महंगा प्रोसेस होता है किसी मेटल को ज़मीन से निकाल के उसके प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी चैप्टर 3 में आपको क्या आएगा? मेटलर्जी। तो उस मेटलर्जी में आप देखेंगे कि किसी भी मेटल को ज़मीन से निकाल कर उसको अपने प्योरेस्ट फॉर्म तक पहुंचाना या ले जाना कितना क्या होता है? कठिन काम होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों कि अगर कठिन होता है तो क्या होगा बच्चों कि अगर हम इतना महंगा हम पैसा लगा रहे हैं और किसी चीज़ को हम ज़मीन से निकाल के अपने यूज़ के लिए बना रहे हैं, और अगर वो ऐसे ही ख़राब होने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन हमारे पास ऐसे भी तरीके हैं जिससे हम उस कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्या होगा? मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन मतलब कोरोजन को रोकने के तरीके। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। क्यों कोरोजन को रोकना जरूरी है? क्योंकि मेटल को निकालना, उसको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना बहुत महंगा प्रोसेस है। ठीक, अब जब महंगा प्रोसेस है तो अगर वो जल्दी जल्दी ख़राब होगा तो पता चलेगा पहली बात तो वो मेटल जल्दी ख़राब होगा और हमें उसको बार बार खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली भी हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, और इकोनॉमिक और एटमॉस्फेरिक या इकोलॉजिकली भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी मेटल्स ख़राब होंगे तो उन्हें जल्दी जल्दी ज़मीन से निकालेंगे, और ज़मीन में से जब मेटल निकालते हैं तो उन्हें हम उसे खोदते हैं, तो उससे एटमॉस्फेयर का इन्वायरमेंट को भी क्या होता है? नुकसान होता है। तो क्या होगा बच्चों कि हम कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे इस कोरोजन को रोक सकते हैं। जैसे पहला क्या है? बाय पेंटिंग। बच्चों आपने देखा होगा अपने घरों में ही कि आप जैसे ही आपके घर पे कोई भी लोहे की चीज़ आती है, चाहे वो गेट या कुछ भी हो गया, तो हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो क्या करते हैं? उसको पेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसको पेंट करते हैं। तो पहला जो तरीका है उसको रोकने का, उसको क्या करना होता है? पेंट करते हैं। तो आप देखेंगे आपके घर में जितनी भी सामान होंगी, ग्रिल होगा, जंगले होंगे, गेट्स होंगे, कोई भी चीज़ जो लोहे की होगी वो पेंट की हुई होगी। तो पहला तरीका क्या है? पेंटिंग। दूसरा तरीका होता है बच्चों बाय ऑयलिंग
और ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। देखिए बच्चों, अगर आप किसी सरफेस पे ग्रीस लगा दीजिए या ऑयल लगा दीजिए तो वो रस्ट नहीं होगा। रस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझिए। क्या होगा, सपोज करिए कि ये क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ आपने क्या लगा दिया, ग्रीस। ग्रीस आपको पता होगा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पेट्रोलियम के वेस्ट से बनता है, आप शायद आप सभी ने देखा होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर इस टुकड़े, मान लीजिए आयरन का टुकड़ा है या कोई भी टुकड़ा है मेटल का, इसको चारों तरफ आपने ग्रीस लगा दिया। अब इससे क्या होगा बच्चों, आप ग्रीस लगा देंगे तो क्या होगा बच्चों कि ग्रीस लगाने से ये होगा कि ये क्या करेगा, हवा और मॉइस्चर से कांटेक्ट को काट देगा। भाई यहाँ पे जब ग्रीस लगा हुआ है तो अगर यहाँ पे अगर आपने कभी देखा होगा, आप किसी सरफेस पे ग्रीस लगा दीजिए और उसे पानी में भिगोइए तो देखिए पानी उस पर नहीं लग पाता है, वो ग्रीस उसको उस सरफेस पे चिपकने नहीं देता। तो क्या करेगा, ये जो ग्रीस का लेयर है ये क्या करेगा, इस सरफेस को ऑयल मतलब मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट क्या करेगा, किसी कांटेक्ट ख़त्म कर देगा, कि कांटेक्ट को क्या करेगा, रोक देगा, समाप्त कर देगा। और ये जो टुकड़ा है ये रस्ट नहीं होगा। तो पूछेंगे सर कि ऑयल तो हमारे हाथों में लग जाएगा। तो बच्चों, हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें बार बार उस चीज़ को टच नहीं करना हो। ठीक है, जैसे मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको दूँ कि हम क्या करते हैं कि जब जैसे कहीं पर स्लाइडर हो तो स्लाइडर में बेयरिंग्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर वो बेयरिंग्स लोहे की है तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। दो चीज़ें हैं, पहली बात तो वो आसानी से स्लाइड होता है और दूसरी बात कभी उस लोहे में जंग नहीं लगेगा। तो हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग का इस्तेमाल वहाँ करते हैं कि जहाँ पे हमें बार बार टच ना करना हो, या जहाँ पर पेंट कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए पेंट क्या होता है, कुछ दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन सपोज करिए हमें लोहे को कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल करना है कि जहाँ पर हम उसको पेंट दोबारा ना कर पाएँ, तो वहाँ पे ग्रीस बहुत लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता और रस्ट करने से भी क्या करता है, उसको रोक देता है। अगला क्या है बच्चों, अगला होता है बाय गैल्वेनाइजेशन। बाय गैल्वेनाइजेशन। देखिए बच्चों, होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। अगर हम मेटल के सरफेस पे, और गैल्वेनाइजेशन हम ज़्यादातर लोहे पे करते हैं, अगर हम मेटल के सरफेस पे जिंक की कोटिंग कर दें, क्या करें, अगर हम किसी भी मेटल सरफेस पे या यूँ कह लीजिए आयरन सरफेस पे जिंक की कोटिंग कर दें, तो वो क्या होगा, वो रस्ट होने से बच जाएगा। समझिए कैसे, सपोज करिए क्या है, ये एक लोहे का टुकड़ा है और हम क्या करेंगे, इस पर जिंक को लिक्विड फॉर्म में करके इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। अब ये जो जिंक की जो कोटिंग हुई है वो क्या होता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट को क्या करेगा, रोक देगा और हम आयरन को रस्ट होने से बचा लेगा। तो अगर बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा है कि, दो सवाल आपके मन में आ सकते हैं। पहला सवाल तो क्यों नहीं हम घरों में ये काम करते हैं, और हो सकता है दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा हो कि जिंक भी तो मेटल है। ठीक, तो मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। गैल्वेनाइजेशन बहुत महंगा प्रोसेस है। गैल्वेनाइजेशन आप हर जगह पॉसिबल नहीं है। पता चलेगा कि आपका जितना क्या गेट है उससे 100 गुना अधिक तो पैसा लग जाएगा केवल उसको गैल्वेनाइजेशन कराने में। तो गैल्वेनाइजेशन बहुत महंगा प्रोसेस है, इस वजह से इसको हम वहीं करते हैं जहाँ पे ज़रूरी हो। जैसे कि आपको इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा हावड़ा ब्रिज पे। हावड़ा ब्रिज क्या है, एक लोहे से बना है और वहाँ पे हम उसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं। मतलब चूँकि हावड़ा ब्रिज पुराना है, एक हमारा धरोहर है, तो उसको बचाना नेसेसरी है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम पेंट नहीं करते। पेंट एक चूँकि चीप प्रोसेस है और देखने भी अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि आयरन के सरफेस पे हम जिंक की कोटिंग करते हैं। ठीक है, और बच्चों जो जिंक है वो ईजिली O2 या मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से हम जिंक की ही कोटिंग करते हैं। ठीक है, जो जिंक होता है वो ईजिली क्या करता है, मॉइस्चर से या फिर एयर से या फिर वाटर से ईजिली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ईजिली रिएक्ट नहीं करता और बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करता। इस वजह से जिंक क्या करता है, आयरन को रस्ट होने से क्या करता है, बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। तो 3 हमारे पास हैं, बाय पेंटिंग जो आप अपने घरों में करते हैं, दूसरा बाय ऑयलिंग या ग्रीसिंग जो भी आपके घरों में होता है लेकिन आपको दिखता नहीं होगा, और तीसरा बाय गैल्वेनाइजेशन जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि ये महंगा प्रोसेस है, लेकिन इसको बहुत अच्छी जगहों पे जहाँ जिन मेटल्स को या जिन चीज़ों को बचाना बेहद नेसेसरी है, तो वहाँ पे हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। मतलब हम आयरन सरफेस पर क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों की और भी तरीके हैं बच्चों, आप चाहिए तो खोज सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या था, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। ये बात क्लियर है। चलिए
अब बच्चों में पढ़ना होगा क्या, कोरोजन ऑफ कॉपर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कर देखिए बच्चों, हमने रस्टिंग नहीं यूज़ किया, हमने क्या यूज़ किया है, कोरोजन ऑफ कॉपर। रस्टिंग का टर्म केवल आप आयरन में यूज़ कर सकते हैं, और रस्टिंग कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कोरोजन ही रस्टिंग नहीं है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स lose their luster and shine after some time because इसको लिख लीजिए बच्चों, क्या लिखा है, लिखा है बच्चों, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर एंड शाइन आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सर्फेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट व्हेन एक्सपोज टू एयर। Cu सॉलिड फॉर्म में है, S CO2 गैस फॉर्म में है, G O2 गैस फॉर्म में है, H2O लिक्विड, L लिखा है लिक्विड फॉर्म में है। क्या बना रहा है, Cu CO3 CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट किस रंग का होता है, ग्रीन रंग का। फिर सुन लीजिए, 2CuS CO2G O2G गैस फॉर्म में है। ये बच्चों ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये क्या बना रहा है, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि किस रंग का है, ग्रीन रंग का। देखिए बच्चों, अगर आपके घर में बच्चों कॉपर का कोई बर्तन होगा, तो अगर कोई बर्तन बहुत समय तक उसको माजा या धुला नहीं गया है या ऐसे पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे बच्चों उस पर ग्रीन रंग का एक कोटिंग जम जाता है। आप कभी देखिएगा आपके घर में होगा तो, कि उस तांबे के बर्तन पे क्या होगा, एक हरे रंग का परत जम जाती है। होता क्या है बच्चों कि मैंने बताया था कि कोई भी मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो डिग्रेड होता है। उसी तरह से कॉपर क्या होता है बच्चों, जब कॉपर जब बाहर बहुत समय तक हवा में खुला रहता है तो वो क्या करता है कि एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। किससे, रस्टिंग में केवल ऑक्सीजन और मॉइस्चर का खेल था, रस्टिंग में केवल ऑक्सीजन और मॉइस्चर का खेल था। कॉपर में CO2 भी रोल प्ले करता है, ठीक है, कॉपर में CO2 भी रोल प्ले करता है उसको कोरोड करने के लिए या कोरोजन के लिए। तो कॉपर जब CO2 ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, और यही आपको ग्रीन रंग का उस कॉपर के ऊपर जमा हुआ दिखता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। तो जिस तरह से आयरन में रस्टिंग हो रही थी, उसी तरह कॉपर में क्या हो रहा है, ये कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपने ऊपर क्या करता है, एक ग्रीन कोटिंग बनाता है, ठीक है, जिससे उसकी चमक और शाइन क्या होती है, फीकी पड़ जाती है। और इसी वजह से
क्या होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर के ऊपर हरे रंग के परत जमने की वजह से उसका शाइन और लस्टर का खो जाना और ऑक्सीजन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है, मतलब कॉपर का अपना लस्टर और शाइन ग्रीन कोटिंग की वजह से खो जाना। और क्यों खो जाना, क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी से क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये किस रंग का होता है, ग्रीन रंग का होता है। ठीक है, हरे रंग का देखेंगे परत जम जाता है, ये किस रंग का होता है, ग्रीन रंग का होता है। और इस पर ग्रीन रंग की क्या होती है, परत जम जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। तो इस तरह से हमने दो कोरोजन के एग्जांपल्स पढ़े, आयरन के और कॉपर के। तो अगले चैप्टर में बच्चों, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। अभी तक आपने आयरन का कोरोजन पढ़ लिया, कॉपर का कोरोजन पढ़ लिया, अब हम किसका पढ़ेंगे, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। तब तक बच्चों घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।